नमस्कार। पिछले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के प्रमुख शासकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि 1486 ईस्वी में चंद्रगिरी के एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलू ने साम्राज्य में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर अंतिम जो संगम वंश का शासक था विरूपाक्ष, उसको सिंहासन से हटाकर सिंहासन पर है वो अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे भारतीय इतिहास में सलू वंश के नाम से जाना जाता है। इस सलू वंश के शासकों ने 1486 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक है वो विजयनगर पर शासन किया। इस सलू वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगिरी का एक सामंत नरसिंह सलू था। यद्यपि सलू वंश का संस्थापक नरसिंह सलू जो है वो महज 6 वर्षीय शासन कर पाया था, परंतु वह अत्यंत ही योग्य, पराक्रमी और एक लोकप्रिय शासक था। उसने बहमनी सल्तनत के साथ साथ उड़ीसा राज्य के साथ भी संघर्ष कर अपने पूर्ववर्ती दुर्बल शासकों के समय हथियाए गए विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को पुनः जीतने का प्रयास किया, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी रहा। उसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है वो ये कि उसने अपने विभिन्न जो प्रांतीय सामंत थे, उन प्रांतीय सामंतों की स्वतंत्र प्रवृत्ति का दमन करके जो केंद्रीय सत्ता थी उसको सशक्त बनाने का और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया और शासन व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ कर विजयनगर में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी रहा। किंतु शीघ्र ही 1492 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किंतु उसने नरसिंह सलू ने है वो अपनी मृत्यु से पूर्व अपने अवयस्क पुत्रों के संरक्षण का जो दायित्व है वो अपने एक विश्वस्त सेना नायक नरेश नायक को है वो सौंपा। 1492 में नरसिंह सलू की मृत्यु के बाद नरसा नायक ने उसके बड़े पुत्र इमादी नरसिंह को वो सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसका संरक्षक और अभिभावक बन गया। किंतु कुछ समय पश्चात ही 1503 ईस्वी में नरसा नायक की भी मृत्यु हो गई। अतः नरसा नायक की मृत्यु के बाद नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह के संरक्षकत्व का दायित्व संभाला और वह स्वयं इमादी नरसिंह का संरक्षक बन गया। परंतु शीघ्र ही 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने अयोग्य और निर्बल इमादी नरसिंह को वो सिंहासन से हटा दिया और सत्ता को है वो हस्तगत कर लिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में एक तीसरे नए वंश की स्थापना हुई, जिसे भारतीय इतिहास में तलुव वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, तलुव वंश के शासकों ने 1505 ईस्वी से लेकर लगभग 1570 ईस्वी तक है वो शासन किया। कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसके समय विजयनगर राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा जो है
वो उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी। वह इसी तलु वंश का शासक था। तो 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह को सिंहासन से हटाकर सिंहासन को है वो हस्तगत कर लिया और एक नवीन राजवंश तलु राजवंश की स्थापना की। तलु राजवंश के विभिन्न शासकों ने 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक है वो शासन किया। तलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह भी एक योग्य और पराक्रमी सेनानायक सिद्ध हुआ। उसने भी शासन व्यवस्था को पुनः केंद्रीकृत और सुदृढ़ करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसने विजयनगर साम्राज्य की घुड़सवार सेना को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया और इसके लिए उसने तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर आलमीडिया से है वो अच्छे घोड़ों की खरीद के संबंध में समझौता किया, जो उसकी एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। यद्यपि वीर नरसिंह को भी अपने अल्प शासन काल में बहमनी सल्तनत के वो विभिन्न आक्रमणों का सामना करना पड़ा, परंतु वह बहमनी सल्तनत के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करने में सफल हुआ और उनके उसने आक्रमणों को विफल बना दिया। पंद्रह सौ 9 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। वह महज 4 वर्ष ही शासन कर पाया। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण देव राय सिंहासन पर बैठा, जो विजयनगर के इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी और एक योग्य और कुशल सेनानायक सिद्ध हुआ, जिसकी गिनती विजयनगर साम्राज्य के ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के महान शासकों में की जाती है। वह एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ महान योद्धा और पराक्रमी सेनानायक भी था। उसने अपनी शासन व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ कर केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। उसने विजयनगर के जो सामंत थे उनमें जो स्वच्छंद प्रवृत्ति थी उसको समाप्त करने के लिए अनेक प्रशासनिक सुधार की तथा शांति और व्यवस्था कायम की। उसके इन सुधारों के परिणाम स्वरूप विजयनगर जो साम्राज्य था वो पुनः आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति की ओर है वो अग्रसर हुआ। यद्यपि कृष्णदेव राय को भी अपने शासनकाल में 1509 से लेकर 1530 ईस्वी तक अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। यद्यपि जो कृष्णदेव राय थे, यद्यपि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो बहमनी सल्तनत थी वो 5 स्वतंत्र सल्तनतों के रूप में विभाजित हो चुकी थी। यानी जो बहमनी सल्तनत थी वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही 5 विभिन्न राज्यों में या 5 विभिन्न सल्तनतों में बीदर, बरार, खानदेश, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन 5 स्वतंत्र सल्तनतों के रूप में विभाजित हो चुकी थी। इसके बावजूद उसे इन 5 सल्तनतों, विशेष रूप से उसे 3 बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के आक्रमणों का उसे निरंतर सामना करना पड़ा। इन मुस्लिम सल्तनतों के विरुद्ध संघर्ष में उसने पुर्तगालियों के साथ है वो घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए और उसने पुर्तगालियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही उसने अपने राज्य में भटकल नामक स्थान पर पुर्तगालियों को वो अपना दुर्ग स्थापित करने की अनुमति भी दी। 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय को सिंहासन पर बैठते ही
बहमनी सल्तनत के नाममात्र के शासक, जिसका महज बीदर वाले क्षेत्र पर अधिकार था, सुल्तान महमूद शाह के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा। सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर के विरुद्ध इस सैनिक अभियान को जिहाद का नारा देकर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की स्वतंत्र सल्तनतों को अपने साथ लेने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी रहा। परंतु इसके बावजूद इन पांचों सल्तनतों के संगठित आक्रमण के विरुद्ध कृष्ण देव राय वो सफल हुआ और उसने धैर्य के साथ वो शत्रु का सामना किया और अपनी योग्यता और सूझबूझ से इस सम्मिलित सेना को पराजित करके खदेड़ा, बल्कि उसने भागती हुई मुस्लिम सेना का बुरी तरह से पीछा भी किया और इस आतंकित जो मुस्लिम सेना थी, इस मुस्लिम सेना का व्यापक रूप से संहार भी किया। और इसी संघर्ष के दौरान बीजापुर का सुल्तान जो था यूसुफ आदिल शाह, वो इसी भगदड़ के दौरान मारा गया। इसके बाद कृष्ण देव राय ने आगे बढ़कर जो रायचूर का जो दुर्ग था, उस दुर्ग को हस्तगत कर लिया। साथ ही साथ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो रायचूर क्षेत्र था, जो दोआब था, जिसको लेकर दोनों विजयनगर और बहमनी के मध्य निरंतर संघर्ष हुए, उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने बीदर पर आक्रमण किया। बीदर महज बहमनी सल्तनत का जो शासक था, सुल्तान था मोहम्मद शाह, उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में यह बीदर वाला क्षेत्र ही था। बीदर पर आक्रमण किया और बीदर पर भी अधिकार कर लिया, परंतु यहाँ पर उसने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए महमूद शाह था, उस महमूद शाह को पुनः बीदर के सिंहासन पर बिठाया और उसके साथ वो एक संधि की। इस प्रकार मुसलमानों के विरुद्ध, बहमनी सल्तनत के विरुद्ध उसकी निर्णायक सफलता और महमूद शाह के प्रति उसके व्यवहार ने उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी अधिक बढ़ा दिया। बहमनी सल्तनत बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विजय हासिल करने के पश्चात उसने उड़ीसा जो राज्य था उसकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती जो निर्बल शासक थे, उनके शासनकाल में उड़ीसा के शासकों ने भी विजयनगर के पूर्ववर्ती जो पूर्वी क्षेत्र थे उन पर वो अधिकार कर लिया था। 1513 ईस्वी में कृष्ण देव राय ने उड़ीसा पर वो आक्रमण किया और उड़ीसा के शासक को पराजित किया तथा वे समस्त क्षेत्र प्राप्त करने में का प्रयास किया जो उसके पूर्ववर्ती शासकों ने खो दिए थे। 1514 ईस्वी में उसने पुनः उदयगिरी पर आक्रमण करके उदयगिरी के दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात उसने कोडविंदु और कोडपल्ली नामक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया और इसी आक्रमण के दौरान उड़ीसा का जो शासक था उसकी पत्नी और पुत्र कृष्ण देव राय की है वो पकड़ में आ गए। कृष्ण देव राय के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर उड़ीसा के शासक को विवश होकर कृष्ण देव राय के साथ एक सम्मानजनक समझौता करना पड़ा। इसी समझौते के तहत उड़ीसा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह है वो कृष्ण देव राय के साथ कर दिया। उड़ीसा के साथ एक सम्मानजनक समझौते के पश्चात और एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद कृष्ण देव राय ने बीजापुर पर आक्रमण किया और बीजापुर के शासक को बुरी तरह से पराजित किया और बीजापुर की राजधानी गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कृष्ण देव राय के जो सैनिक अभियान थे, उन सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार है वो व्यापक रूप से विस्तार हुआ। उसकी सीमा पश्चिम में है वो दक्षिणी कोंकण तक, यानी विजयनगर जो राज्य था उसकी
जो पश्चिमी दिशा में जो सीमा थी वो दक्षिणी कोंकण तक पहुंच चुकी थी, पूर्व में विजयपट्टनम तक तथा दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के वो छोर तक पहुंच गई थी। इस प्रकार कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 1530 ईस्वी में कृष्णदेवराय की वो मृत्यु हो गई। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में उसका छोटा भाई अच्युतराव जो है वो विजयनगर का शासक बना, जिसने 1542 ईस्वी तक वो शासन किया। अच्युतराव एक अयोग्य और दुर्बल शासक सिद्ध हुआ, जिसका लाभ उठाकर बीजापुर ने वो रायचूर दुर्ग और रायचूर का जो दोआब था उस क्षेत्र पर वो अधिकार करने में वो सफलता प्राप्त की। उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर दरबार में भी प्रतिद्वंदी गुट थे, सामंतों के विभिन्न प्रतिद्वंदी गुटों का वो निर्माण हो गया। अच्युतराव की मृत्यु जो है वो 1542 ईस्वी में होने के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय, जो कि तलु वंश का अंतिम शासक बना। सदाशिव राव जिसने 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया था। अच्युतराव के बाद विजयनगर का नया शासक बना, जो कि वास्तव में एक अत्यंत ही अयोग्य और दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। वह केवल नामात्र का ही शासक था। उसके शासनकाल में शासन की समस्त सत्ता या जो बागडोर है वो उसके प्रधानमंत्री रामराय के हाथों में थी। यद्यपि रामराय जो है वो अत्यंत योग्य और कुशल प्रशासक था, परंतु उसकी इन्हीं विशेषताओं ने उसके मन में एक प्रकार से दंभ, ये जो अहंकार है वो उत्पन्न कर दिया था, और अपने इसी अहंकारी स्वभाव के कारण वह विजयनगर साम्राज्य को पतन की ओर ले गए। रामराय ने वो अपने विभिन्न कार्यों, उसने जो दक्षिण भारत की या बहमनी सल्तनत की जो विभाजित जो सल्तनतें थी उनके आपसी संघर्षों में हस्तक्षेप करके एक प्रकार से अपने पतन को है वो न्योता दे डाला। उसने दक्षिण के जो या बहमनी सल्तनत के जो मुस्लिम राज्य थे उनकी आपसी कलह में हस्तक्षेप कर विजयनगर की प्रतिष्ठा को यद्यपि बढ़ाने का प्रयास किया, किंतु उसका यह निर्णय विपरीत सिद्ध हुआ। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर और गोलकुंडा का है वो मोर्चा, अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ एक मोर्चा बनाया और बीजापुर पर आक्रमण किया। 1547 ईस्वी में उसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण किया। उसकी इस प्रकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही 1547 ईस्वी के बाद जो मुस्लिम सल्तनतें थी उन्होंने एक प्रकार से विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास शुरू कर दिए, जिसमें अहमदनगर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जब 1547 ईस्वी में अहमदनगर पराजित हुआ तो अहमदनगर के पराजित होने के बाद विजयनगर की सेना ने अहमदनगर की राज्य था उसको खूब लूटमार की, उसकी राजधानी को तहस नहस कर डाला और यहाँ तक कि मस्जिदों तक को तोड़ा गया। परिणाम स्वरूप बहमनी सल्तनत के अवशेषों पर खड़े अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार आदि ने एक प्रकार से संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया, परंतु इस संयुक्त मोर्चे में बरार को छोड़कर बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर इन चारों ने एक प्रकार से संयुक्त मोर्चा बनाया। अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा की जो संयुक्त सेना थी, इस संयुक्त सेना का नेतृत्व अहमदनगर के
अहमदनगर का जो अनुभवी सुल्तान था हुसैन निजाम शाह, उसने इस संयुक्त सेना का नेतृत्व किया और विजयनगर पर आक्रमण किया। यद्यपि रामराय को इस आक्रमण की पूर्व सूचना मिल चुकी थी, परंतु उसके बावजूद उसने अपने दंभ और अहंकार के कारण इस संयुक्त सेना का सामना करने के लिए समुचित उपाय नहीं किए। और जब ये संयुक्त सेनाएं तुंगभद्र जो कृष्णा नदी है उसको पार कर विजयनगर साम्राज्य में घुसने में सफल हो गई, तब वह विजयनगर राज्य की सेना के साथ कृष्णा नदी के किनारे तालीकोटा के मैदान में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को पहुंचा। जनवरी 1565 ईस्वी में पहुंचा और इसी तालीकोटा के मैदान में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दोनों सेनाओं यानी कि जो बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाएं तथा विजयनगर की सेनाओं के मध्य वो संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में विजयनगर जो है उसकी पराजय हुई, विजयनगर की सेनाएं है वो पराजित हुई। रामराय को जिंदा पकड़ा गया और पकड़ने के पश्चात अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने वो स्वयं अपने हाथों से रामराय का वध कर डाला। इसके पश्चात मुसलमानों की जो संयुक्त सेनाएं थी उसने विजयनगर की राजधानी में प्रवेश किया और विजयनगर की राजधानी जो विजयनगर था उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर डाला, व्यापक रूप से लूटमार की गई। इस युद्ध के बाद विजयनगर का जो साम्राज्य है वो फिर कभी नहीं पनप पाया। यद्यपि विजयनगर राज्य का अस्तित्व जो है वो 1614 ईस्वी तक अराविदु वंश के शासकों ने बनाए रखने का प्रयास किया। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ, उस तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, परंतु इसके बावजूद रामराय का जो भाई था तिरुमाल, उसने विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। उसने विजयनगर साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में वेनुकोंडा नगर को अपनी नई राजधानी बनाया। यद्यपि मुस्लिम जो शासक थे उन मुस्लिम जो पांचों बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और जो गोलकुंडा के शासक थे, यद्यपि वो विजयनगर को पराजित करने में सफल रहे, व्यापक लूटमार की गई, किंतु आपसी मतभेदों के कारण वे विजयनगर का जो क्षेत्र है उस पर पूर्ण रूप से आधिपत्य नहीं कर पाए और उनकी इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर तिरुमाल ने विजयनगर के अधिकांश जो क्षेत्र थे उन अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार करने अपनी शक्ति तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव राय जो कि तलु वंश का अंतिम शासक था उसको पदच्युत यानी सिंहासन से हटा दिया और सिंहासन पर अधिकार कर एक नवीन राजवंश अराविदु वंश की स्थापना की, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रंग द्वितीय शासक बना। रंग द्वितीय ने भी विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कायम रखा। 1586 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के उपरांत उसका भाई वेंकट द्वितीय शासक बना। वेंकट द्वितीय ने 1614 ईस्वी तक शासन किया और उसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विघटन है वो प्रारंभ हो गया। दक्षिण में जो मैसूर का राज्य था उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसका लाभ उठाकर अनेक सामंतों ने है वो अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना प्रारंभ कर दी। परिणामस्वरूप विजयनगर साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो संकुचित होती चली गई। अराविदु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय थे जो कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के आक्रमणों को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रहा।
जिसका परिणाम यह निकला कि समूचा जो संकुचित जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें पूर्ण रूप से अव्यवस्था फैल गई और विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे श्रीरंगपट्टनम, वेदनूर, मदुरा, तंजौर आदि के जो सामंत थे उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष जो थे उनको भी नष्ट कर डाला और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य था उसका है वो अंत हो गया। अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।